हमारे साथ अधिवक्ता अभय जैन हैं और जो रेरा और तमाम जो रियल एस्टेट है उसके एक्सपर्ट हैं। इनसे कुछ बात करना है। सर, सबसे पहले तो भारत एक्सप्रेस पर आपका स्वागत। धन्यवाद सर। सर, ये बताइए कि हम तमाम सारी ऐसी शिकायतें आई हैं M3 M बिल्डर के खिलाफ, जहां पर लोगों को पैसे तो पे कर दिया लोगों ने, लेकिन उनको घर नहीं मिला। आप रेरा देखते हैं, ऐसे मामलों में बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? देखिए, हमारे भारत की बात अगर करते हैं तो 1 मई 2017 को रेरा एक्ट पूरे भारत में लागू हुआ, और हरियाणा की बात करते हैं तो पंचकुला में जुलाई 18 में इसको लागू कर दिया, जुलाई 17 में सॉरी, और गुड़गांव में एक अथॉरिटी बना के फरवरी 18 में गुड़गांव में अथॉरिटी बना दी। हरियाणा एक ऐसा मात्र स्टेट है जहाँ पर 2 अथॉरिटीज़ हैं, एक पंचकुला में जो हरियाणा के बाकी जिलों को देखती है, और गुड़गांव जिलों के लिए अलग अथॉरिटी बनाई जो गुड़गांव को देखती है, जो फरवरी 18 में बनी। क्योंकि M3M के ज़्यादातर प्रोजेक्ट गुड़गांव के अंदर हैं, तो नेचुरली कि गुड़गांव अथॉरिटी को उसको देखना था, देख रही है कागजों में तो। पर जिस गंभीरता से गुड़गांव अथॉरिटी को ये बड़े जो डेवलपर हैं उनको लेके इस सेक्टर को रेगुलेट करने का प्रयास करना चाहिए था, काम करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। जहाँ तक अगर बात करते हैं M3M की, तो M3M पिछले 10 साल में आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा ग्रो करा है। ग्रो कर सकता है, बिजनेसमैन है, उसको ग्रो करना चाहिए अगर ग्रो करता है तो, परंतु मैनिपुलेट करके नहीं, लोगों को मिसगाइड करके नहीं। इनकी अगर मार्केटिंग टीम देखेंगे तो M3M की ज़बरदस्त है। इतना प्रलोभन, इतने झूठे वादे M3M करने में एक्सपर्ट है, कल्पना से बाहर है, और चीज़ें बिल्कुल मैनेज कर लेते हैं लोग। सवाल ये मैनेज कर लेते हैं, क्या इनका पावर इतना स्ट्रांग है कि अथॉरिटी तक नहीं सुनती है? लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, भाग रहे हैं, पर कोई अथॉरिटी सुनती नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा में लगभग 170-80 के आसपास IAS अफसर हैं, और इतने ही IPS हैं। 100% कुछ IPS अफसर और कुछ IAS अफसर का इस M3M में पैसा लगा हुआ है। तो जब हरियाणा का करंट अफसर का पैसा इस कंपनी में लगेगा, या वो कुछ किसी प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप ले लेंगे, तो फिर क्या होगा? ये हो रहा है। और ये मैं जो आपसे कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल, मेरे पास कंफर्म इन्फॉर्मेशन है, इस बेस पे कह रहा हूँ। रेरा आने के बाद या रेरा से पहले भी कोई भी किसी डेवलपर को कैश पेमेंट नहीं लेना चाहिए। M3M आज भी कैश पेमेंट ले रहा है, आज भी ले रहा है, तो ये क्या बदमाशी है? और हमने कुछ शिकायतें बाकायदा अथॉरिटी में करी कि सर ये कैश पेमेंट ले रहा है, ये फिर ब्लैक मनी का एडजस्टमेंट हो रहा है, पर फिर भी रेरा अथॉरिटी क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। दूसरा, हमने ये भी शिकायतें करी कि M3M प्री लॉन्च कर रहा है। मतलब रेरा आने के बाद क्लियर हो गया कि कोई भी प्रोजेक्ट पहले डेवलपर DTP डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेगा, उसके बाद रेरा में रजिस्टर्ड कराएगा, उसके बाद ही बेचेगा। सेक्शन 3 में उसको पहले रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा गुड़गांव रेरा में। और वो क्यों है? जब रजिस्टर्ड करेगा गुड़गांव अथॉरिटी के पास, तो उसको पूरा बताना पड़ेगा डेवलपर को कि ज़मीन का मालिक इतना है, ये मालिक है, इतनी ज़मीन है, बिल्डिंग प्लान मेरा ऐसे सेंक्शन हुआ है, A to Z डेवलपर को सारी परमिशन, एनवायरमेंट क्लियरेंस, बिल्डिंग प्लान, एस्टीमेट, सब उसको रेरा अथॉरिटी को सबमिट करेगा, तभी रेरा रजिस्ट्री उसको बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देती है कि यस अब आप बेच सकते हो, क्योंकि वो आम पब्लिक के देखने के लिए अवेलेबल हो गया। परंतु ऐसा भी बहुत घटनाएं हैं जहां M3M ने बिना अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर करे बेचना स्टार्ट कर दिया। अब इन्होंने नया वर्ड क्या यूज़ कर दिया? EOI, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। दैट मीन्स ये अपना प्रोजेक्ट DTP से लाइसेंस ले लिया या ले रहे हैं, लोगों के पास गए, भाई क्या आप जी अपने हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आप इसमें अपना पैसा लगाना चाहेंगे क्या? एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपका इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने का इंटरेस्ट है क्या? तो जब हमने शिकायत करी तो रेरा अथॉरिटी बोली मैं क्या करूं, वो तो इन्वेस्टर है। अरे भाई, इन्वेस्टर तो सपने आ रहे हैं क्या प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है या नहीं है? वो एक आम आदमी है। अब ये क्या करते हैं, बड़े मोटे पैसे ले लेते हैं, फिर वो जब प्रोजेक्ट देखता महंगा बिक रहा है, उसको आधे पैसे दिए नहीं दिए, बेचारा वो चक्कर काटता, क्योंकि उसकी रसीद तो कोई है। जिस तरीके से आप बेबाकी से बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये बताइए कि इतने सारे लोग जो घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, और जो फैक्ट है आप बता भी रहे हैं। एक सवाल जरूर आपसे, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं इन मामलों के, एक प्रोजेक्ट है इनका उल्लावास गांव में, जहां पर मैं जानना चाहता हूं कि करोड़ों अरबों का जो प्रोजेक्ट है, वहां पर अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं इन्होंने, तो क्या किसी ऐसे प्रोजेक्ट को अनुमति मिलनी चाहिए जिसमें जाने का कोई रास्ता ही ना हो, या पहले तय करना होता है कि रास्ता कहां से होगा, क्या होगा? देखो, यहाँ होता है कुछ गलती सरकार की भी हो। जब गुड़गांव का मास्टर प्लान बना 31 का, तो गुड़गांव मास्टर प्लान में बनाया जाता है कि यहाँ रोड होंगी, इतनी बड़ी रोड होंगी,
तो कई बार ऐसी घटनाएं, ये अकेला प्रोजेक्ट नहीं है, कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो ज़मीन जो रोड की मास्टर रोड था उसकी ज़मीन हरियाणा गवर्नमेंट को एक्वायर करनी थी और वो मास्टर रोड हरियाणा गवर्नमेंट को बनाना था, वो डेवलपर को नहीं बनाना था। अब ऐसी भी घटनाएं हैं कि वो डेवलपर वाला प्रोजेक्ट तो बना दिया, अब हरियाणा गवर्नमेंट ने वो ज़मीन एक्वायर नहीं करी, तो गलती यहाँ हरियाणा गवर्नमेंट की है। ऐसी भी घटनाएं हैं एक्चुअली। वहां पर क्या है कि 2 प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया, 800 के दो 800 फ्लैट के एक, 800 फ्लैट का है। इधर भी इनका प्रोजेक्ट है, इस तरफ भी इनका प्रोजेक्ट है, और इन्होंने बीच का रास्ता नहीं छोड़ा, यानी दोनों तरफ जमीन थी और वहां जाने का रास्ता नहीं मिला। इसका क्या समाधान है, इसको कैसे क्या करें? देखिए, मुझे उस प्रोजेक्ट का ना बिल्डिंग प्लान का नहीं पता, क्योंकि जब कोई भी प्रोजेक्ट लाइसेंस जब लाइसेंस मिलता है उसके बाद डेवलपर को बिल्डिंग प्लान सेंक्शन कराना पड़ता है। तो बिल्डिंग प्लान जब सेंक्शन होता है तो उसमें ऐसा भी तो आम बात है, मतलब कि बिल्डिंग प्लान अप्रूव करा लेते हैं, फिर कुछ और बना देते हैं, फिर बाद में चेंज। ये तो ये गुड़गांव में तो आम बात हो रही है, ये कोई M3M में नहीं। ये देखेंगे तो गुड़गांव के जितने बड़े डेवलपर हैं, प्लान कराएंगे 14 मंजिल, बना दी 16 मंजिल। अब कैसे बन गई? जब आपने फाउंडेशन रखी तो 14 मंजिल के हिसाब से बनाई होंगी, तो अचानक 14 मंजिल के बाद फिर 16 मंजिल कैसे बन गई? ये गुड़गांव है जो सच ए ग्रेट कंट्री, मतलब ग्रेट स्पेस है गुड़गांव, तो जहाँ कुछ भी हो सकता है। और खाली गुड़गांव के अधिकारी नहीं, CM ऑफिस तक, DTP डिपार्टमेंट, सब के सब अपना जैसे घी खिचड़ी कर लेते हैं, सब अपने दाए, मतलब कि आम लोगों जैसे कहा जाता है ना कि भाई तो गाय दूध देने वाली गाय डिपार्टमेंट बन गया है, सब आपस में मिलकर आम जनता का शोषण कर। सर, रेरा इतना प्रभावी क्यों नहीं है? क्योंकि लोग शिकायतें करना चाहते हैं, लेकिन क्या रेरा तो बनी ही इसी चीज के लिए, जैसा कि आप भी बता रहे हैं। आखिर M3M के खिलाफ तमाम शिकायतें, कंप्लेन के बावजूद भी एक्शन क्यों नहीं हो रहा? जैसे मैंने खुद शिकायत दी कि M3M ने एक प्री लॉन्च प्रोजेक्ट कर दिया और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का डॉक्यूमेंट प्रूफ दिया। रेरा में प्रोविजन है कि उस प्रोजेक्ट का 10% तक का उस पर पेनल्टी लग सकती है। मतलब कोई प्रोजेक्ट अगर 500 करोड़ का है तो रेरा चाहे तो उस पर अगर ये प्रसिद्ध हो जाए कि उसने प्री लॉन्च करा है तो उस पर 50 करोड़ तक का जुर्माना लगा सकती है। पर जुर्माना तो बहुत दूर की बात है, उस पर कोई एक्शन ही नहीं हुआ। तो मैंने खुद शिकायत दी M3M के, दी थी आपने बताया? यही मैंने शिकायत दी थी कि M3M ने एक ये प्रोजेक्ट प्री लॉन्च कर दिया है, यानी कि सेक्शन 3 में बिना अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड करे उसने बेचना स्टार्ट कर दिया, जबकि रूल के तहत वो नहीं बेच सकता। एक्ट में साफ लिखा है कि कोई भी डेवलपर ना तो मार्केट करेगा, मतलब कि मार्केटिंग नहीं करेगा बिना रेरा में रजिस्टर्ड हुए, ना सेल करेगा और ना ही बुक करेगा। अगर वो मार्केटिंग कर रहा है और मैं मार्केटिंग का सबूत दे रहा हूँ, फिर तो क्लियर हो गया कि वो डेवलपर वायलेट कर रहा है। और उसमें साफ लिखा है कि अगर सेक्शन 3 का वायलेशन करोगे तो आप पे 10% तक प्रोजेक्ट की कॉस्ट की वायलेशन का पेनल्टी लग सकती है। पर बड़े दुख की बात है, एक्शन तो बहुत दूर की बात है। पता नहीं मेरी कंप्लेंट कहाँ गई, फिर हमने शिकायत भी करी पर कुछ नहीं होता। प्रोजेक्ट की बात है जहां आपने शिकायत की थी? ऐसे मुझे एग्जैक्टली वैसे याद नहीं आ रहा, पर मेरे पास डॉक्यूमेंट है कि जिसमें M3M ने और भी डेवलपर थे, हमने खाली M3M की नहीं और डेवलपर भी थे, जिसमें हमने शिकायत करी कि लीगल जानकारी हमारे दर्शकों को मिलना चाहिए, क्योंकि आप बहुत एक्सपर्ट हैं और बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि अगर हमने बिल्डर से, किसी ने घर खरीद लिया और उसका बिना उसको बताए ही बिल्डर किसी और को लीज पर दे दिया, उसने किसी और को किराए पे दे दिया, तो इसमें क्या करना चाहिए बायर? ये बिल्कुल ऐसा केस मेरे पास भी आया। एक M3M में जो सीनियर अफसर हैं, सीनियर बता दूं आपको, सीनियर अफसर का मतलब वो पूरे हरियाणा के अफसर भी रहे हैं, उनके साथ उन्होंने ये करा। मतलब उन्होंने 2 यूनिट खरीदी, उनको बिना बताए उन यूनिट किसी और किराए पर दे दी। ये M3M का स्टैंडर्ड तरीका है, ये आम करता है। हमने जब शिकायत करी तो M3M घिर गया। तो आपको बता दूं, मुझे कहना नहीं चाहिए, आपके चैनल पर स्पष्ट कह रहा हूँ, गुड़गांव अथॉरिटीज़ के मेंबर और चेयरमैन जो चला रहे हैं, उन्होंने भरसक प्रयास करा कि M3M के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करनी पड़े। जबकि मैंने डॉक्यूमेंट दिए रेरा अथॉरिटी में कि सर दिस इज़ द सीन, दिस इज़ द फैक्ट। पर अल्टीमेटली अब हुआ क्या, उन्होंने हमारे इस केस को आउट ऑफ कोर्ट जाके क्लाइंट से मिले, उनको रिक्वेस्ट करी कि भाई आप ऐसे करो, हम आपका कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। अब एक क्लाइंट बेचारा क्या करे? बहुत बड़ी बात है आप जो बता, मैं रिकॉर्ड पर केस है, ये रिकॉर्ड पे केस है। अगर रेरा अथॉरिटी के चेयरमैन, रेरा अथॉरिटी के मेंबर अगर M3M को बुला के पूछते भाई क्या है गुंडागर्दी कर रखी है तेने भाई, तो खत्म हो जाता है। पर ये आम, मैं कह रहा हूँ, मैं तो ये आम लग रहा है, बिल्कुल रूटीन की बात लग रही है कि जो मुझे कहना नहीं चाहिए पर मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। गुड़गांव रेरा अथॉरिटी के चेयरमैन, मेंबर डेवलपर के हाथ के पपेट्स बन गए हैं, बिल्कुल जहाँ चलाते हैं वहाँ चलते हैं, बिल्कुल ऐसा चल रहा है। नहीं तो 6 साल में रेरा अथॉरिटी अपना जलवा दिखाए तो सेक्टर ठीक ना हो गया।
ऐसा होने का ठीक ना हो, परंतु वो अंदर से चाहते ही नहीं है। वो अंदर से शाम को मिल जाते हैं, अलोटी चक्कर काटा जाता है बेचारा। हम वकील लोग हैं, हम शिकायत करे जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। अच्छा, एक और बात है, जिस बिल्डर की आप बात कर रहे हैं, दोनों बंसल बंधुओं का, ये जाते हैं, इनके पास इतना पैसा है कि ट्रम्प के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, ट्रम्प के रात्रि भोज कार्यक्रम में गए जब वो राष्ट्रपति बने। आप क्या ये अपनी छवि, इनके तमाम केसेस चल रहे हैं इनके खिलाफ, सीबीआई इनके खिलाफ जांच कर रही है, ईडी इनको जेल भेज चुकी है, आपको लगता है कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे सिस्टम पर? ये बहुत बढ़िया मार्केटिंग करना इनको आता है। मुझे कहना नहीं चाहिए किसी डेवलपर के बारे में। अगर इस M3M की बैकग्राउंड पे अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे दुनिया भर के घोटाले। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उनकी कि ट्रम्प के लड़के के साथ फोटो खिंचवा लेना, फिर ये दिखाना देखो हमारे वहाँ रिलेशन है। इनके देखो रिलेशन मैटर करते हैं, परंतु ज़्यादा मैटर हमारे देश में क्या करना चाहिए, लॉ ऑफ द लैंड क्या कहता है। लॉ लैंड तो फॉलो करते नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जैसे बता दिया मैंने, मैं तो ओपनली कह रहा हूँ कि हरियाणा के बहुत से IAS अफसर, बहुत से IPS अफसर, बहुत से नेताओं भी हों, इस प्रोजेक्ट में पार्टनर हैं। तो जब पार्टनर होंगे तो जब रखवाला ही उसका हिस्सेदार होगा तो कार्रवाई कौन करेगा। खास करके बिल्डर का पॉलिटिशियन और खास करके ब्यूरोक्रेसी के साथ एक गठजोड़ बन गया है, और बिल्डर तभी पनपता है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो ओपनली कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ सबूत, जब तो मैं कह रहा हूँ कि भाई कुछ IAS अफसर के, हरियाणा के जो IAS अफसर हैं, IPS अफसर हैं, उसमें अगर किसी प्रोजेक्ट में कोई अफसर ने अपने 5-10 करोड़ रुपये लगा रखे हैं तो प्रोजेक्ट चाहेगा जल्दी बढ़े, जल्दी आगे हो, ताकि उसको प्रॉफिट मिल जाए, पर ऐसा कर रहे हैं। परंतु चंडीगढ़ जाके बैठोगे तो आपको पता लगेगा ये तो डेवलपर के साथ DTP डिपार्टमेंट बिल्कुल ऐसा हो गया है, बिल्कुल एक ही पार्ट बन गए हैं। चंडीगढ़ में अफसर बैठे हैं, डायरेक्टर वगैरह सब डिपार्टमेंट, टाउन एंड प्लानिंग जो लाइसेंस देते हैं, सब ऐसे लाइसेंस दे देते हैं जो लाइसेंस नहीं दे सकते। राष्ट्र व्यवस्था हावी है, ज़्यादा ही हावी है। अच्छा जैन साहब, आप चूंकि इतना अच्छे तरीके से आप बता रहे हैं, एक सवाल जरूर बनता है कि अब आगे क्या होगा सिस्टम, क्योंकि चूंकि बहुत सारे शिकायतकर्ता हाथों में दफ्तियां लिए, हाथों में बैनर लिए प्रदर्शन कर रहे हैं इनके खिलाफ, लेकिन सुनवाई हो नहीं रही है। तो आखिर वो कौन सी जगह है, क्या करे? जो बायर्स हैं उनके लिए तो परेशानी का सबब बन गया है, और इस बिल्डर के खिलाफ कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है, जबकि पाप बहुत सारे हैं। देखिए, मेरा इसमें अनुभव ये कहता है कि जो लोग भी लड़ रहे हैं, जो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसे सफलता मिलेगी। हमारे देश में जस्टिस डिले तो होता है पर मिलता है, देर है पर अंधेर नहीं है। देर तो है क्योंकि व्यवस्था कुछ ऐसी है। आप अगर ऐसी 20 घटनाएं हैं कि जहाँ बड़े बड़े डेवलपर अंदर गए, आप अगर नोटिस करें, यूनिटेक का डेवलपर साहब अंदर गए, आपके राज गहलोत जी जो एम्बियंस के वो अंदर गए, इनको भी अरेस्ट तो कराया गया ना, ये भी अंदर रहे काफ़ी समय तक। अब मतलब विघ्नेश्वर वाले अंदर रहे, बहुत डेवलपर अंदर गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अफोर्डेबल के जो आपके समालका से MLA थे, उनके बच्चे अंदर गए। यहाँ पर तो ये है कि जो जज सुनवाई कर रहे थे उन पर ही रिश्वत लेने का आरोप लग गया और उनको सस्पेंड किया गया इनके मामले। देखो, मैंने ना इस पर स्टडी करी हुई है। हरियाणा के लगभग 18-19 डेवलपर आज तक अरेस्ट हुए हैं। किसी सब डेवलपर ने घोटाला करा हरियाणा में, परंतु हरियाणा गवर्नमेंट ने एक को भी अरेस्ट नहीं करा है। अरेस्ट कैसे हुए? जब दिल्ली दरबार में उनकी सेटिंग नहीं हो पाई तो दिल्ली दरबार से मैसेज आया, अंडरस्टैंडिंग हुई, तब अरेस्ट हुए। यहाँ पर मुश्किल है। बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है, आई कैन प्रूव द डॉक्यूमेंट्स। हरियाणा सरकार ने, DTP डिपार्टमेंट ने, हरियाणा पुलिस ने आज तक 1966 से लेकर जब से हरियाणा बना है आज तक किसी डेवलपर के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करी। जितने भी डेवलपर अरेस्ट हुए हैं सबके सब या तो दिल्ली में ED ने करे हैं, या दिल्ली के CBI ने करे हैं, या दिल्ली की कॉमर्शियल ऑफेंस विंग जो कर्नाटक प्लेस में उनके ऑफिस ने करे हैं। घोटाले सारे गुड़गांव में, हरियाणा में हुए हैं। अरेस्ट कौन कर रहा है? दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली बड़ी होगी उनके लिए, वहाँ सेटिंग नहीं हो पाई, क्योंकि हरियाणा में कोई अरेस्ट नहीं हुआ। जहाँ तक M3M की बात आती है तो मेरा यही गुजारिश है, जो भी लोग अपनी ग्रीवेंस हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं, आप इकट्ठे हों, आवाज़ उठाएं। हमें एडवांटेज है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे बगल में है, हाई कोर्ट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मेरा अनुभव ये कहता है अपने 35 साल के संघर्ष का, अगर आप ईमानदारी से, अच्छी नीयत से लड़ेंगे, आपको 100% सफलता मिलेगी। हाँ, डिले हो सकता है, परंतु अब ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं कि जहाँ बड़े बड़े लोग अंदर गए हैं। आप देखिए, सुपर जो टावर है, अब ट्विन टावर जो गिरा नोएडा में, गिरा ना, उसको मैंने 2000, आपको बता दूं, वो केस 2007 से चल रहा था। टावर कब गिरे? अब गिरे 15 साल बाद, तो पर टावर गिरे। अरोड़ा जी अपना वो कहते थे कि मैं सुपर के जो मालिक हैं कि टावर नहीं गिरेंगे, पर गिरे।
उन्होंने बड़े बड़े मुकुल पाप का महल ध्वस्त होगा। मुकुल रोहतगी जैसे बड़े वकील उन्होंने सुप्रीम कोर्ट एंगेज करे, फिर भी क्या हुआ, टावर गिरे ना। मेरा कहने का मतलब ये है, ये सुपर टेक का एक परफेक्ट एग्जांपल है हमें समझने के लिए कि अगर अलोटीज आम हो सकता है पर ला तो बड़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ला की वजह से ही दोनों टावर को गिराया। तो ऐसा नहीं है, अब बात करते हैं M3M की या किसी भी डेवलपर की, जो भी अलोटी बेचारा परेशान है अब वो घबराए नहीं, ये बड़े लोग जरूर हैं पर ला तो आपके साथ रहेगा। गुड़गांव में कोर्ट अगर आपको नहीं सुन पा रही है, आपको जजमेंट नहीं दे पा रही है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको 100% आपको न्याय मिलेगा। थोड़ा डेट मिलेगा, हम ट्रिब्यूनल में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट तो बगल में ही है। लड़ाई जारी रहनी चाहिए। लड़ाई जारी रहेगी तभी व्यवस्था भी ठीक होगी। अगर हम लड़ेंगे नहीं तो भैया वो तो सब मिले हुए हैं, फिर तो आप बेचारा अलोटी परेशान ही रहेगा। लड़ाई जारी रहनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो भी अलोटी किसी भी कारण से डेवलपर की मिसडीड से, करप्शन से, मेल प्रैक्टिस से परेशान है, वो घबराए नहीं, 100% अपना केस फाइल करे, थोड़े आवाज़ उठाए और 100% सफलता मिलेगी। पेशेंस भी रखना पड़ेगा। जैन साहब, एक सवाल जरूर बनता है कि एक मामूली फैमिली के बंसल लोग जो है अचानक देश के टॉप 8 बिल्डरों में मतलब शामिल हो गए हैं, इसके पीछे क्या कहानी? ललित गोयल जी रूप बंसल और बसंत बंसल जी से मिले और उनसे कहा भाई हमारे को ऐसे ज़मीन एक्वायर करके आप दें। एजेंट का काम है कि अपनी कमीशन लेना। तो 2004 से 2007 तक, 3 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, काफ़ी बड़ी मात्रा में आयरियों ने ज़मीन एक्वायर करी गुड़गांव में। और ये करी सेक्टर 58 से लेकर सेक्टर 66 तक, बड़ी मात्रा में। और बड़े मज़ेदार बात सामने क्या आई है, जो पता लगता है कि जितनी ज़मीन आयरियों ने एक्वायर करी उतनी ज़मीन उन दिनों M3M ने भी खरीद ली। अब M3M के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? आयरो के पास तो निश्चित रूप से पैसे जो आया था, क्योंकि वो फॉरेन फंडिंग थी, वो ऑफिशियली था। अब M3M का इतना पैसा कहाँ से आ गया, क्या गया, उसी का सब खेल है। अब पर तू अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि कोई इन्वेस्टिगेट करता नहीं है, इसलिए सब चल रहा है देश ऐसे। उनका बैकग्राउंड जो तावड़ू गांव उनका है, उनका बैकग्राउंड तो बहुत संपन्नता का था नहीं। देखो वो तो बैकग्राउंड अगर किसी की भी बात करेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट तो कोई भी धीरे धीरे ग्रो कर सकता है, अचानक भी ग्रो कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। पर अगर उसका जो बेस है, उसकी फाउंडेशन अगर मल प्रैक्टिस पर या मैनिपुलेशन पर आधारित है, तो सरकार के अधिकारियों की जिम्मेदारी है ना उसको इन्वेस्टिगेट करें। अगर वो ज़मीन आ रही है तो कैसे आ रही है, वो कैसे इतनी पैसा कहाँ से आ रहा है, पर वो अनफॉर्चुनेटली वो इन्वेस्टिगेट नहीं होता। नहीं तो उन दिनों के वक्त में इनकम टैक्स भी दिया होगा, इन्होंने अपनी कंपनी बनाई होगी तो उसकी भी बैलेंस शीट सबमिट करी होगी, तो पैसा कहाँ से आया, क्या हुआ है, वो छानबीन होता नहीं। ये जेल भी जा चुके हैं और जेल अब तो रिहा है, बेल पर हैं। ये बताइए कि सिस्टम लगातार इन पर शिकंजा कस रहा था, लेकिन अभी लगता है कि थोड़ा कार्रवाई स्लो हो गई। सर देखो, यहाँ तो मैं ये कहूँगा कि भारत ने, इवन ईडी ने, सीबीआई ने या दिल्ली इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने हरियाणा के अगर 20 बड़े डेवलपर अरेस्ट करे हैं तो कन्विक्शन किसी को नहीं हुई। 1 साल बाद, 2 साल बाद वो बाहर आ गए, सब फिर मैनेज हो गया। तो ये मैनेजमेंट का तो खेल चल रहा है। अगर यूनिटेक का जरूर हुआ कि वो काफ़ी समय लग गया, यूनिटेक की कंपनी को हरियाणा के अधिकारियों को हैंडओवर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट उसको सुपरवाइज कर रहा है, पर ऐसा घटनाएं तो रेयर है ना। तो ऐसा है, जब सुप्रीम कोर्ट अगर मॉनिटरिंग करना शुरू कर देता है तो न्याय की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, ये भी तो है। नहीं, मैं तो इसमें ये कहूँगा कि जो अलोटीज़ हैं, जो अफेक्टेड हैं, कृपा करके वो आगे आएँ, अपनी आवाज़ उठाएं और अपनी लड़ाई हर लेवल पर, मतलब सोशली भी लड़ें, वो जो लड़ सकते हैं, पॉलिटिकली भी लड़ें, नेताओं को ज्ञापन दें, प्रेस में जाएं, लीगल लड़ें, जो भी वो प्रयास कर सकते हैं अपनी हैसियत के हिसाब से उनको करना चाहिए। करेंगे तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी। कुछ किसानों ने भी हमसे संपर्क किया, जब हमने खबर चलाई तो तमाम सारे बायर्स, तमाम लोग संपर्क कर रहे हैं, मैसेज बॉक्स में, मेल के जरिए हमसे संपर्क कर रहे हैं। जैन साहब, ये बताइए कि कुछ किसानों ने ये कहा कि जो पुरानी हरियाणा की सरकार थी, यहाँ पर हुड्डा सरकार, उनके साथ मिल करके अथॉरिटीज़ ने ऐसा प्लान बनाया कि किसानों को औने पौने दाम पर ज़मीनें बेचनी पड़ी, और जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो उनको ही जेल भेज दिया गया। इस पर क्या कहें? ये आम बात है, ये भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं
ये जब जो 2008 में जो 1860 एकड़ का मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया, ये तो क्या होता था हमारे जांच चल रही, सीबीआई जांच की कुछ नहीं चल रही। 2008 की घटना है, आज 2025 हो गया, 17-18 साल जांच लगती है कि सीबीआई के अधिकारी भी ड्रामा करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ईडी के अधिकारी ड्रामा करते हैं। मेरे पास कल ही को ईडी के बहुत सीनियर अफसर आए, रिटायर होने के बाद आए, पहले भी 2-3 बार आए, पर रिटायर बाद ओपन नहीं बोल रहे हैं वो, भैया ईडी में हम कठपुतली हैं, कुछ नहीं है। ईडी के बहुत सीनियर अधिकारी कल मेरे से एक्शन नहीं हो पा रहा है। मैं कहता रहा हूँ ईडी का सीनियर अधिकारी मेरे से कह रहा है, अभी कल परसों में बैठे थे, उन्होंने खुद कहा कि भैया हम भी कठपुतली हैं, सीबीआई के अधिकारी भी कठपुतली हैं। ये तमाशा सा ही हो रहा है। क्योंकि आप मुझे बताइए 18 साल में जांच पूरी ना हो, ऐसा कभी होता है क्या? जांच ही नहीं करते, क्योंकि वहाँ डेवलपर को फायदा होना है, इसलिए सब पॉलिटिकल चल रहा है, पॉलिटिकल चल रहा है। जब उनको लगेगा सरकार को दिल्ली में बैठे बैठे ये गलती हुड्डा सामने करी, हुड्डा अंदर करना है तो अंदर कर देंगे, उन्हें लगेगा नहीं जरूरत नहीं है तो अंदर नहीं करेंगे। नहीं तो अभी तो फैसला हो जाना चाहिए था अभी तक, पर जानबूझ के फैसला। किसान बेचारा तो पिसता रहता है, सेक्शन 4 नोटिस दे देंगे उसको, सेक्शन 4 के चीज़ें में इंक्वायर कर रहे हैं, वो बेचारा जब लगता है एक्वायर हो रहे तो मुझे भाई ये एक आम प्रैक्टिस है, और उस पर लाइसेंस दे दिए गए, डराते हैं कानून के हिसाब। हाँ वो इसलिए डरा दिया ना। जमींदार के बेचारा क्या करे, जब जमींदार की जमीन एक्वायर हो रही होगी और मान लो सरकार उसको 20 लाख ऊपर एकड़ दे रही है और डेवलपर आया भाई तेज 30 लाख दे देंगे तो उसको बेच देगा वो। ये तो किसानों को तो बेचारे को उसको समझ पूरा नेक्सस है। हाँ मैंने वही कहा, अगर सरकार वाकई ये अगर बीजेपी सरकार भी अगर चाहती, इनको 2014 में आए थे, 10 साल हो गए, तो उन्होंने भी कहाँ इंक्वायरी करी भाई? ये आप खाली ये ना कहें कि हुड्डा साहब ने गोलमाल करा। सबके सारे अधिकारी, सारे नेतागण, मेरे से अगर पूछते हो तो सभी नेतागण, सारी पार्टियों के और सारे अधिकारी सब एक ही हैं। आम जनता का जितना शोषण नहीं कर सकते हैं करते हैं और करते आ रहे हैं। कुछ लोग उम्मीद करते थे जुडिशरी से, अब जुडिशरी भी बेचारी इनके हाथ की कठपुतली से बन के रह गई है। पर अगेन मेरा सिर्फ ये मानना है, जो भी अलोटी, जो भी बायर किसी भी तरह अगर परेशान है, घबराए नहीं, पेशेंस, लड़ाई लड़े, थोड़ा पेशेंस रखे और प्रोफेशनल इस चीज़ को हैंडल करे। भगवान 100% सफलता उसको देगा। डिले हो कोई घबराए नहीं, क्योंकि मैंने भगवान के आशीर्वाद से सब बड़े डेवलपर को देख लिया, DLF कोई भी, सबके खिलाफ हम केस जीते हैं। अब जैसे आपको अभी मैंने बताया था, उस केस में हम जीत ही गए ना, तो हमारा सफलता तो हमें मिल ही गई। तो आप जो भी अलोटीज हैं लड़ें, संघर्ष करें, लीगल समझने की बात को समझें, अखबारों में जाएं, आधे छापेंगे आधे नहीं छापेंगे, अब इंक्वायरी की बात करें। ये आपने जो सवाल किया बहुत मुश्किल है कि आधे छापेंगे आधे नहीं छापेंगे, आधे दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये पैसा का खेल है। लेकिन चूंकि आप इतने अच्छे तरीके से आपने बताया, मुझे उम्मीद है कि जब बायर सुनेंगे तो उनको जरूर हौसला मिलेगा आपकी बातचीत से। भारत एक्सप्रेस इस खबर को लगातार दिखा रहा है और हमने सोच लिया है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम दिखाते रहे। हमारे लिए भी 2 शब्द कुछ करिए। देखिए मेरा तो मानना इसमें ये है कि आप रियल एस्टेट सेक्टर जो बहुत बड़ा सेक्टर है और जीडीपी का नहीं, बहुत चीज़ बताता हूँ आपको इंटरेस्टिंग बात, जीडीपी का लगभग 8 से 9% कंट्रीब्यूट करता है और ऐसा माना जा रहा है कि 10 साल बाद तो ये 15 से 20% कंट्रीब्यूट करेगा। अब किसी देश का अगर एक सेक्टर है जो 8% 9% करंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस पर तो सेपरेट मिनिस्ट्री क्यों नहीं होनी चाहिए? अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिए, दिल्ली में होनी चाहिए, हर एक राज्य में होनी चाहिए, पर नहीं है, होनी चाहिए। दूसरा, जब तक इस सेक्टर को आप थोड़ा स्ट्रीमलाइन नहीं करोगे, रेगुलेट नहीं करोगे, इससे सरकार को फायदा होगा, आम जनता को फायदा होगा और पूरा देश ग्रो करेगा। परंतु मुझे समझ नहीं आता इस सेक्टर में इतना बड़ा पोटेंशियल होने के बावजूद इस सेक्टर को इतना हल्का क्यों लिया जाता है? इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और जहाँ तक आप वाली बात है, तो ये एक्चुअली खाली मान लो M3M को हमने ठीक कर दिया तो सेक्टर ठीक नहीं, हमें सारे सेक्टर को, इस सेक्टर को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। और हाँ, तो डेफिनेटली ये जो आप प्रयास कर रहे हो, आई अप्रिशिएट करता हूँ, आई सैल्यूट करता हूँ कि कोई तो कम से कम हिम्मत कर रहा है। आप और डेवलपर के खिलाफ भी जो बदमाशी कर रहे हैं उनके आवाज़ भी आवाज़ उठाओ, क्योंकि ये सेक्टर ही गड़बड़ है। जैन साहब ने जिस तरीके से बताया उससे मुझे उम्मीद है कि एक रास्ता जो पॉलिटिशियन से लेकर के, अफसर से लेकर के सरकार तक को सुनने की जरूरत है, क्योंकि जो सेक्टर इतने बड़े पैमाने पर देश के तरक्की का रास्ता खोलता है उसको कैसे अनाथ छोड़ दिया जाए और वो लोग बिल्डर को कैसे मनमानी करने के लिए छोड़ दिया जाए, पूरे सिस्टम की अनदेखी क्यों की जाए? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने अपने मेहनत पसीने की कमाई लगाई है और उनको अगर उनका ही वापस न मिले, उनका फ्लैट न मिले, उनकी ज़मीन न मिले, तो निश्चित रूप से ये बेहद शर्मनाक स्थिति होगी और इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। शमशान घाट, उल्लावास नगर,
गांव। अब जरा देखिए तस्वीर, इस तस्वीर में अगर देखेंगे तो इधर शमशान घाट है और ये जो गली है शमशान घाट को जाती है, लेकिन इसके अगल बगल में आप देखें तो M3M का प्रोजेक्ट है और ये बड़ा प्रोजेक्ट है, करोड़ों का प्रोजेक्ट है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूं, पहले तस्वीरें समझना की जरूरत है। ये देखिए इकलौता ये रास्ता है जिससे इन दोनों तरफ जो फ्लैट बने हुए हैं इसमें आने का रास्ता सिर्फ यही है। और यहाँ पर हालात क्या है कि जो बायर्स हैं उनको उनके घर में जाने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जब M3M ने ये जो देख रहे हैं इस पे एक पुल बना करके रास्ता बनाने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने उसे ध्वस्त कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि जिन्होंने करोड़ों रुपए के फ्लैट खरीदे उनको रास्ता कहां से मिलेगा। लेकिन ग्रामीण है क्यों कहते हैं कि किसी भी हाल में हम बनाने नहीं देंगे क्योंकि ये रास्ता शमशान घाट का है। तो जाहिर सी बात है इनसे ही बात करते हैं। बताइए क्या समस्या है इसमें? सर ये हमारे जो गांव है उलावास, उसका जो है रेवेन्यू में जो रास्ता कटा हुआ है, तो ये पहले तो इस बिल्डर को ये हमें पता करना चाहिए कि ये जो लाइसेंस लेके आया है ये कौन से रास्ते पे लेके आया रेवेन्यू का। ये तो हमारे गांव का अपने शमशान का रास्ता है, इसका तो इससे लेना देना ही किस लिए। और ये जो रोड जाती है हमारे एग्रीकल्चर जो आगे इसमें खेत थे उनके लिए है, तो इसने लाइसेंस कैसे ले लिया इसके ऊपर? और सरकार ने किस पेपर पे और किस चीज की अनदेखी करके इसको लाइसेंस दे दिया? और ये दो गांवों को जोड़ता रास्ता हमारा। दरअसल यही बात है, ग्रामीणों को इस बात का रोष है कि आखिर जो गांव को जोड़ने वाला रास्ता है वो कैसे इनके प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होगा और वो ठीक भी नहीं होगा। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि शमशान घाट का रास्ता है और 24 मीटर और गांव से गांव जोड़ता है। दूसरी बात रही इसके जो वो डाले थे पुल वगैरह वो हमने ध्वस्त कर दिए, तो हमारे नाम FIR कर दी, जबकि मैंने इनके खिलाफ पहले ही CM विंडो, कमिश्नर ऑफिस, मतलब टोटल जगह मैंने इसकी एप्लीकेशन दी। और पुलिस में भी जब ये काम करते हैं देते हैं रिपोर्ट, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हमारी 1-2 बार जमानत हो चुकी है, दोबारा से हमारे ऊपर एप्लीकेशन दी गई है चोरी की, स्पेशल चोरी की और दी गई है। तो हमें तो हताश और निराश करा जा रहा है। ये सिर्फ बिल्डरों की और प्रशासनिक। यहाँ पे इनकी क्या दादागिरी है? आप क्या कहेंगे, इन्होंने क्या गलत कर दिया? क्या ये जो ऊपर से पुल डाला क्यों डालेगा हमारी जमीन पे? हमारी बस नहीं निकलेंगी, हमारे ट्रैक्टर नहीं निकलेंगे। शमशान में हम मुर्दे लेकर आएंगे तो कैसे लेकर आएंगे भाई? बदमाशों को भेज दीजिए, अपने बदमाशों को लेके आते हैं, बाउंसरों को फिर धमकी देते हैं भाई, चेयरमैन को भी और हम गांव वासियों को भी, सबको, कि भाई तुम चुप बैठ जाओ, नहीं तुम्हें ऐसा जेल में फंसवाएंगे, ऐसे मुकदमे दर्ज करवाएंगे कि तुम्हारी अकल ठिकाना हो जाएगी। और ये कह रहे हैं कि इस रास्ते के लिए वो धमका भी रहे हैं। हमें धमका रहे हैं, हमारी FIR भी हुई और भी आगे भी कर रखी है। और दूसरा ये कि हम इसको किसी सूरत में भी नहीं बनने देंगे। ये जो है प्रशासनिक जो है प्रशासन या एक सेकंड मैं आपके पास फिर आऊंगा, बताइए क्या issue है? M3M बिल्डर के पास यहाँ काफी लैंड थी, इन्होंने अपनी FSI के लिए 1-1 इंच लैंड में अपने मकान और फ्लोर बना दिए हैं। इनके पास आगे भी पॉकेट था। ये क्या चाहते हैं कि हमारी ये जमीन के लिए पहले तो यहाँ से हटाएंगे, ये करेंगे, इसके लिए हमने पूरा जोर लगाया, पहले ये बचवाए। अब ये दोनों के दोनों जो पॉकेट बना रहे हैं, दोनों फेज को 1 को 2 को कनेक्ट करने के लिए फ्लाईओवर बना रहे हैं। इशू ये है कि इनके पास आगे लैंड थी, उसको भी दे सकते थे, पर इन्होंने ये कहा कि हम अपनी चलाएंगे, और ये कोई प्रोविजन नहीं है। सवाल बहुत मैं आऊंगा फिर आपसे, लेकिन एक बात ये भी है कि जब आप अरबों के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, करोड़ों के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपको रास्ते का ध्यान तो सबसे पहले रखना पड़ता है। और जिन लोगों ने फ्लैट खरीदे हैं उनके तो गए, और सबसे बड़ी बात ग्रामीणों के लिए जब इधर से रास्ता अगर आपको मैं दिखाऊं तो इनके आने जाने के लिए दिक्कत है। अगर कोई शमशान घाट में आता है तो इनका कहना है कि यहाँ पर भी दिक्कत है। और जाहिर सी बात है कि क्या इसका ध्यान बिल्डर को करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट बनाने से पहले नहीं रखा जाना चाहिए था? बायर्स को आने जाने का रास्ता नहीं निकालना चाहिए? तो प्राथमिक ड्यूटी है। क्यों सर ये मेन पर्पज तो ये शमशान घाट को हटवाने का है उसका। जैसे कि अभी आप देखो कितनी चद्रें, उसका प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हो रहा है इससे। ये कोई इसके प्रोजेक्ट से के बाद तो आया नहीं है, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, पता नहीं कितने टाइम से। आप ये कह रहे हैं कि बिल्डर ये चाहता है कि ये जो शमशान घाट है यहाँ से हट जाए? जी मेन पर्पज तो उसका पर्पज यही है, अगर भाई शमशान घाट को यहाँ से इसको हटा दिया जाए। ये 62 में चकबंदी हुई है, जब का कटा हुआ है, जब के रास्ते कटे हुए हैं। ये स्थायी होता है, शमशान सदा स्थायी रहते हैं। ये नहीं है आज यहाँ है कल वहाँ परसों यहाँ है, चकबंदी से बना हुआ है। बिल्डर ने ये लैंड खरीदी है सन 2012-13 के आसपास, या तकरीबन ये लगा लो 18 के आसपास। उसको सारा प्रोजेक्ट प्लान बनाते टाइम भी ये था कि शमशान यहाँ पे है। इन्होंने
गांव को छोटा समझा हुआ है, इनकी गुंडागर्दी है और ये इस तरीके से और 2-4 जगह कर चुके हैं और यहाँ ये नहीं होगा। यहाँ पे ग्रामीण कह रहे हैं कि इसको बनाने नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर एक है। और देखिए ये उधर अगर देखें तो चारों तरफ, दोनों तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर ऊंची बिल्डिंग तैयार है, काम चल रहा है, और इसके बगल में इधर है। और अगर इसमें जाना होगा तो ये सीधे सीधे ऊपर से ही रास्ता बन सकता है, लेकिन यहाँ पर ये रास्ता ग्रामीणों ने ब्लॉक कर दिया है। और एक चीज और भी है कि पहले इन्होंने बनाया था, फ्लाईओवर बनाया था, वो तोड़ भी दिया और वे किसी भी हाल में बनने नहीं देंगे, ऐसा इनका कहना है। नहीं बनने देंगे आप? नहीं बनने देंगे, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे गोली लगवानी पड़े, कुछ भी हो, पूरा गांव मरने के लिए तैयार है जी। तो हमारे शमशान हमारे मुर्दे कैसे आएंगे, जलाने कैसे आएंगे? 24 मीटर से गांव के एंट्री है। हमारे ट्रैक्टर नहीं आएंगे, बस नहीं आएंगे, हमारा ईंधन नहीं आएगा, किसमें लेकर आएंगे? और शमशान में जाने में भी दिक्कत। हाँ दिक्कत, वही तो शमशान जाने में दिक्कत है। गांव का मेन रोड हम मुर्दा कैसे ले आएंगे इधर जब रास्ता रुक जाएगा तो? बारातें भी जाती है यहाँ से हमारे गांव की, वो कहाँ से जाएंगी? तो ये है कि डर के इन पे मुकदमा दर्ज करा दिए दुनिया भर के, और बाउंसरों को बुलाते हैं, उनको काली ड्रेस पहन के तगड़े तगड़े पहलवान आते हैं, उनको पुलिस वाले भी आते हैं, एक प्रशासन सेकंड मैं इनसे भी बात करता हूँ। क्या कहा आपने? पुलिस वाले भी कंपनी की साइड लेते हैं, हमको आके धमकाते हैं, शिकायत करते हैं। हमने कर रहा कि हमारी सुनाई नहीं होती है, आके हमको ये कर देगा कि तुमको हम जेल में घेर देंगे, केस लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई इतना ही बहुत है। हाँ जी, क्या करें? सीएम विंडो भी लगा रखी है, कमिश्नर के भी लगा, सारी जगह लगा रखी है प्रशासन में, लेकिन हमारी उनकी कोई सुनवाई नहीं है। बाकायदा हमने रिपोर्ट भी की है, 112 पे कॉल भी की है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा इधर आएंगे और दिखाते रहेंगे तस्वीर को। तस्वीर बहुत दिलचस्प है। देखिए अगर आप पूरे प्रोजेक्ट को देखते हैं तो मैं कहूंगा इधर आइए, इस पूरे प्रोजेक्ट को देखते हैं तो यहाँ पर इन लोगों ने, यहाँ पानी देखिए, इधर से ही ग्रामीणों का रास्ता है, इधर से ही आने जाने का रास्ता है। और यहाँ पर जो 2 प्रोजेक्ट है इसमें लगभग 1600 बायर्स ने अपने फ्लैट्स खरीदेगा। उनका कहना ये था कि जो है यहाँ पर हम कैसे जाएंगे, यानी एक तरफ तो ग्रामीण ये कह रहे हैं कि वो बनाने नहीं देंगे, किसी भी हाल में इस रास्ते को नहीं खोलेंगे, लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि कोई भी रास्ता नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो करोड़ों का, अरबों का जो प्रोजेक्ट इनका बताया जा रहा है, ये 1600 जो बायर्स हैं वो भी लगातार इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि उनको फ्लैट देखना है, लेकिन वो अपना फ्लैट नहीं देख सकते। और ये गली नुमा देखिए जो रास्ता है ये बहुत दिलचस्प है, और चारों तरफ जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। M3M लगातार इस पर कोशिश कर रहा था। और ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पर उन्होंने एक स्लैब डाल करके, इसको अगर आप देखेंगे तो एक स्लैब डाल करके इन्होंने एक रास्ता बनाने की कोशिश की थी, ताकि ऊपर से ऊपर ही यहाँ पर जो है एक जो है रास्ता बना दिया जाए, लेकिन ग्रामीणों ने इसको तोड़ दिया। ऐसे में ये बड़ा प्रोजेक्ट अधर में है, M3M का ये प्रोजेक्ट लगातार अधर में है। अब ये मुश्किल है कि ये चालू हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण जो है लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। और उनका कहना है कि चूंकि शमशान घाट जाना हो, या उनकी बारात आनी हो, या उनकी गाड़ियां आनी हो, तो वो कैसे आएंगी, वो एक बड़ा सवाल है। फिर तो बिल्डर का प्रोजेक्ट तो खतरे में पड़ गया। ये तो बिल्डर को जब भी देखना चाहिए जब वो अपना प्लान बना रहा था। ये तो पहले ही चीज थी, उन्हें ये भी दिख रहा था कि ये गांव की मेन एंट्री है, यहाँ से आना जाना। तो ये ऐसे कैसे सोच लिया इसने, मतलब गांव को तो इसने कुछ समझा ही नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं। प्रशासन और मिलके हम पे दबाव बना रहे हैं। हाँ जी, इधर आइए, क्या कर 8 फुट नीचे गिर रहे हैं, 8 फुट। बता आदमी ने कैसे लेकर जाए, क्या ट्रैक्टर लेकर जाएंगे? डेड बॉडी कैसे लेके जाएंगे? ईंधन कैसे लेके जाएंगे? स्कूल के बस कैसे जाएगी? रास्ता बंद हो कह रहे हैं कि शमशान की भूमि का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। हाँ वहाँ भी ना वो तो करो मत करो। ऐसे करना चाह रहे जो हमारे गांव की एंट्री इसे बर्बाद करना चाह रहे, जो यहाँ कर गांव कोई निकले ही नहीं। शमशान, आप ये कह रहे थे शायद कि शमशान भूमि को खत्म करना चाहते हैं। ये खत्म करना चाहते हैं और ये पूरा जोर लगा रहे हैं। ठीक है, ये होने नहीं देगा गांव। प्रॉब्लम ये है कि इस बिल्डर की ये सोच है कि इसकी अपनी जो लैंड होती है उसकी इंच जमीन को यूज करता है, और दूसरे की जमीन पे प्रशासन से भी, थाने तहसील से भी इसने इसकी कच्ची परमिशन ले ली थी MCG से, और ये कहा कि मैं परमिशन लेके आया, वो विड्रॉ खत्म खारिज कराई है। वो इन्होंने बताइए, आप लोगों ने जब ये बना दिया था इन्होंने, तो आप लोगों ने कहीं कंप्लेन की? आपने जो MCG में कंप्लेंट कमिश्नर को दे रखी है, CM विंडो को दे रखी है, पुलिस में दे रखी है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ सुनवाई की? उन्होंने खारिज कर दिया ना। इसकी एक इन्होंने टेम्परेरी, ये बहुत फ्रॉड आदमी, इन्होंने टेम्परेरी पेपर पे परमिशन बनाई, वो खारिज कराई। खारिज करवाने के बाद इन्होंने यहाँ पे टेम्परेरी डाल भी दिया था, वो हटाया यहाँ से। उन्होंने कहा हमने कोई परमिशन नहीं दिया, और दी है तो ये गलत है सब। हमने थाने में भी कंप्लेंट दे रखी। जिस दिन इन्होंने डाला तो गलत है ना, आपने तोड़ दिया, आप भी प्रशासन को दखल करते?
हमारा हक है तोड़ना। ये रिवेन्यू रास्ता है बस्ती का, फ्लैट वाले भी खूब यूज कर सके। यहाँ से खुलवा दो, यहाँ से खुलवा दो ना इनके लिए, ऊपर से क्यों जा रहे? नहीं, हमारे ट्रैक्टर बस कुछ नहीं लिखड़ेंगे। हम धरना देना भी जानते, मरना भी जानते और इनसे लड़ना भी जानते, सीधी बात है। हाँ हाँ, नहीं फ्लैट वालों बिल्कुल। आप ये बताइए, जैसे एक सेकंड, क्या ये रास्ता कोई और भी इनकी तरफ से निकल सकता है और इन्होंने जानबूझ के इसके ऊपर का रास्ता निकाला? देखो ऐसे फ्लाईओवर तो बना नहीं सकते, वो इलीगल है ये तो। एज पर लॉ तो नहीं बना सकते ना वो, ये कोई सरकार इसको बना नहीं रही है, बिल्डर अपने फायदे के लिए बना रहा है इसको। और जैसे रास्ता है नीचे से खुले हुए, अपना पर्सनल फ्लाईओवर क्यों डाल रहा है? ये कोई सरकार की पॉलिसी में थोड़ी है कि जब बिल्डिंग आपने बनाया, इधर चला जा। जब आपने बिल्डिंग बनाया, जब आपने इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया, तब आपने रास्ते के बारे में क्यों नहीं सोचा? सवाल इस बात का है कि आपने फ्लैट बेच दिया, आपने करोड़ों बना लिए, 1600 घर लोगों को दे दिए और ये सोचा नहीं कि उनको रास्ता कहां से मिलेगा। आपने सोचा कि ग्रामीण कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ ग्रामीण बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि इस रास्ते को बनाने के लिए। क्या करें? एक्चुअली आप इसको इस तरीके से मत करो, बायर है जिन्होंने फ्लैट यहाँ खरीदे है, हमें उनसे कोई तकलीफ नहीं है। बिल्डर से हमें पहले दिन से तकलीफ है। हमने पहले दिन, उन्होंने जब यहाँ शमशान हटाने का प्रस्ताव दिया, हमने खारिज कर दिया। उन्होंने फिर भी इस पूरे प्रोजेक्ट हटाने का प्रस्ताव किसने दिया? बिल्डर ने ये कहा मैं यहाँ से हटाऊंगा इसको। गांव के एक हमारे, उन्होंने कंपनी ने किसी, आप कह रहे हैं कि वो शमशान हटाने की बात कर रहे हैं, शमशान घाट शमशान हटाने की बात क्या की है उन्होंने? गांव में ये चीज करी है स्टार्ट, पंचायत हुई है हमारे गांव की, ये बिल्कुल प्रस्ताव खारिज कर दिया। ये हमारी चीजें है, धरोहर है और ये यहीं रहेगी, स्थायी है। जब इन्होंने ये प्रोजेक्ट अपना प्लान किया था, उस टाइम हमने ये कहा था कि भाई हमारा जो 24 ये रोड है 16 फीट का, इसे नीचे से अपना चलते रहे, जैसे एक रेड लाइट पे होता थोड़ी देर। अपने प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने शमशान घाट को भी नहीं बख्शा, अगर ये कह सकते। ये इनका प्लान था, ये छोटा समझते हैं, हर जगह इन्होंने ऐसा ही किया है। बायर से हमें कोई तकलीफ नहीं है, प्रोजेक्ट में हमें कोई, हमने आज बायर की गलती भी क्या है? बायर सिर्फ ये M3M जो बिल्डर है, इन्होंने बहुत गलत कर रखा हर जगह। इनको आप देखोगे ऐसे ही करता है। प्रॉब्लम ये हर जगह, आप सेक्टर 67 में देख लो, मरलीन में देख लो, इन्होंने ऐसे ही किया है। 420 प्रोजेक्ट है, रहते हैं इनके सारे सिस्टम। बाली आवास में इन्होंने SEZ के लिए धरती करी, आज तक फंसे हुए लोग। तो प्रॉब्लम ये है, हम इसको नहीं होने देंगे। बायर के लिए हमें कोई ना, हमने आज तक इनको कभी छेड़ा है, ना हमने कभी बायर को, नहीं इसके प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब किया। हम रास्ता कैसे होगा, रास्ता कैसे दिया जा सकता है? क्योंकि ये रास्ता तो सीधे इनकी कनेक्टिविटी का है, गांव से जुड़ने का है। तो अगर इस पर कोई कुछ बनाता है तो इसमें दिक्कत है, पहले सोचना था, प्रोजेक्ट से पहले। ये बताइए, और भी क्या ये बिल्डर सच में बेईमान है क्या? इतना बेईमान है कि इसके हर गांव में जमींदारों के साथ हर जगह विवाद चल रहा है। ये तो एक बार वो साइन कराता है, फिर जमींदार को मतलब धक्के खिलाता है और मनमर्जी करता है। हमने हमेशा ही, ये ऑफिस में भी नहीं बढ़ने देता और इतना टॉर्चर करता है हर आदमी। अभी रास्ता पे हम इतने टॉर्चर, हमारा देखो रास्ता कितना गंदा करा हुआ है। और दोनों बार रात में बनाया था इन्होंने। हाँ, 2-2:30 बजे 3 बजे रात को पुल बनाया दोनों। रात में क्यों बनाया? क्योंकि रात को ये है कि भाई गांव के लोग आएंगे नहीं, कोई 2-4 कोई आएगा, और पूरा जब भी NJTV लगती है इनका काम ही बंद नहीं होता। पूरी रात बड़ाबड़ घड़ाघड़ होती है कि बराबर में मकान है यहाँ पे, किसी के बच्चे सो रहे हैं, कोई बीमार है, किसी के कोई हादसा हो रहा है, इनको कोई परवाह नहीं है, किसी से नहीं डरते। प्रशासन वर्शासन सब कुछ खरीद रखा है इन्होंने, चाहे थाने है चाहे पुलिस है। ये बताइए, ये रास्ता आप बनने देंगे क्या? नहीं, किसी सूरत में भी नहीं। आप बताइए। नहीं बनने देंगे जी। बताइए। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसको नीचे से निकाल लेते हैं बराबर में से, जैसे इन्होंने प्लान किया देखो हाई राइज, ये पहला फ्लोर है इनका, इससे नीचे स्टिल है। ये देखो बिल्डिंग दिखाई जरा, स्टिल है, ये देखो ना आप, ये नीचे भी हो सकता था। इन्होंने प्लान इस तरीके से किया कि गांव छोटा दिखता है इनको, गांव के बंदों की कोई अहमियत नहीं है, उनकी कोई चीजें, कोई धरोहर की कोई अहमियत नहीं है। शमशान है, स्कूल है, इतना है कि आपके पास सब कुछ है, आप बड़े बिल्डर हैं, तो आपको तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि किस तरीके से शमशान को हटाने का, जहां तक ये बता रहे हैं कि प्रस्ताव है कि ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से शमशान हट जाए यहाँ से, और गांववासी चाहते हैं कि ये उनकी धरोहर है, ये वहाँ जाते हैं, उनसे वहाँ उसको ख़त्म करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरफ आप रोड के चारों तरफ देखते हैं तो सिर्फ 2 तरफ तो बिल्डिंगें दिखाई देती हैं, ऊंची 4 दीवारी है, फ्लैट्स हैं, लेकिन इसके अलावा कनेक्टिविटी का मात्र और मात्र यही रास्ता है। ऐसे में ये सवाल तो है कि आखिर बिल्डिंग बनाते वक्त, इस पूरे प्रोजेक्ट को करते वक्त बिल्डर ने गांव वासियों के आने जाने का ध्यान
क्यों नहीं रखा, और उसने क्यों सोचा कि रात में ही इसको इस पूरे लेंटर को डाला जाएगा, क्योंकि शायद वहां पर उनको लगता था कि गांववासी विरोध करेंगे, और हुआ यही भी कि उन्होंने बनाया और गांव वालों ने तोड़ दिया। और अब की बात करें तो अब गांव वाले कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में अगर यहां से ये सड़क निकालते हैं वो कभी इसको बनने नहीं देंगे। बराबर में कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस, गुरुग्राम।